अंग्रेज आए थे, देश गया, ये अंग्रेज गया है। अंग्रेज गया है, देश कहीं नहीं गया है। ये देश था और रहेगा। जो लोग नफरतें फैला रहे हैं, आप सबके आशीर्वाद से हम सब मिलकर देश को बचाएंगे और देश के लुटेरों को फिर निकालेंगे इंशाअल्लाह। कि जिस जगह पर हाथ रख दिया जाए वो वक्फ की जमीन हो जाएगी। आप जरा हमारे साथ चलिए, मैं विक्टोरिया पे हाथ रखने वाला हूं। आप ऐलान कर दीजिए आज से वक्फ की प्रॉपर्टी है। आप हमारे साथ चलिए जरा, मैं हावड़ा ब्रिज को लिपट जाना चाहता हूं आज पकड़ के। हावड़ा स्टेशन पे लेट जाना चाह रहा हूं मैं आज। क्या आप उसे वक्फ की प्रॉपर्टी करार देंगे? झूठ बोलने की भी सीमा होती है। कई मस्जिद तोड़ी जा रही है। आप जानते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 एक्ट, ये पार्लियामेंट से पास हो चुका है। उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है, उसे वेटलेस करने की कोशिश की जा रही है, उस एक्ट को डेमोलाइज करने की कोशिश की जा रही है। मस्जिदों की खुदाई हो रही है। ये देश कहाँ जा रहा है? किसी और देशों में जब खुदाई होती है तो सोना निकलता है, किसी और देश में खुदाई होती है तो तेल निकलता है। हमारे देश के लोग कानून और सारे पैसे खर्च करके खुदाई करके क्या निकालना चाहते हैं? सिर्फ टेंशन या सत्ता की चाबी ढूंढना चाह रहे हैं। करते 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 आप देख रहे हैं कि अगर किसी को पाँव में भी दर्द होता है तो उसका इल्ज़ाम मुसलमान पे। अगर किसी ने ऐलान किया कि इस बार 400 पार, अब वो 400 पार नहीं हुआ तो उसका भी बदला हम ही से लिया जाएगा। अगर किसी के घर में झगड़ा हो रहा है तो उसका भी बदला हम ही से लिया जाएगा। देश के लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है तो उसका भी बदला मुसलमानों से लिया जाएगा। अब रिलायंस वाले, मैंने सुना है कि कितने हजार लोगों की छटनी कर रहे हैं अपनी कंपनी से, क्या उसका बदला भी आप हमसे लोगे? लोग रोजगार मांगते हैं तो आप कम्युनल टेंशन कर देते हो। लोग रोटी मांगते हैं तो आप कम्युनल टेंशन कर देते हो। लोग अपना स्वाभिमान मांगते हैं तो आप कम्युनल टेंशन कर देते हो। अमेरिका हमारे बच्चों को हथकड़ी और पाँव में बेड़िया लगाकर बेइज्जती के साथ भेजता है, जबकि नेपाल के लोगों को कल भेजा गया कितने सम्मान और इज्जत के साथ चार्टर्ड फ्लाइट में बैठाकर भेजा गया, और हमारे लोगों को जानवरों की तरह मिलिट्री के फ्लाइट में लाइन से बिठा दिया और खाने के लिए हाथों की हथकड़ियां तक नहीं खोली गई। जब ये सवाल पूछा जाता है तो हिंदू मुस्लिम करवा देते हो। जब ये सवाल पूछा जाता है तो मस्जिदों की खुदाई शुरू कर देते हो। जब ये सवाल पूछा जाता है तो मुसलमान औरतों का बुर्का तुम्हारी नजर में खटकने लगता है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? आपने देखा कुंभ का इतना बड़ा मेला हुआ, विश्व का सबसे बड़ा, जहां मुसलमानों की एंट्री बंद थी, लेकिन आपने देखा कि जब मुसीबतें आई हमारे भाई बहनों पर तो ये मुसलमानों ने अपने दिल का दरवाजा खोल दिया, मस्जिद के दरवाजे खोल दिए, घर के दरवाजे खोल दिए। ये न्यूज़ हाईलाइट ना हो जाए, मोहब्बतों की खुशबू कहीं माहौल में और माशरे में और समाज में कहीं फैलने ना लगे, तो फिर आपने कंट्रोवर्शियल इश्यूज को खड़ा करना शुरू कर दिया ताकि मेन इशू पर लोगों का कभी ध्यान ना जाए। हम जब मोहब्बत की बात करते हैं तो आप बुर्के की बात करते हैं, हम जब प्यार की बात करते हैं तो आप 3 तलाक की बात करते हैं, हम जब देश को बचाने की बात करते हैं तो आप हिंदू मुसलमानों की बातें करते हैं। कहाँ जा रहा है ये देश? कहाँ जाएगा? लेकिन मैं साफ करना चाहता हूँ, देश कहीं नहीं जाएगा। अंग्रेज आए थे, देश गया, ये अंग्रेज गया है। अंग्रेज गया है, देश कहीं नहीं गया है। ये देश था और रहेगा। जो लोग नफरतें फैला रहे हैं, आप सबके आशीर्वाद से हम सब मिलकर देश को बचाएंगे और देश के लुटेरों को फिर निकालेंगे इंशाअल्लाह, फिर निकालेंगे इंशाअल्लाह। हम इस बात के लिए, आप जानते हैं रमजान का महीना चल रहा है, आप सब जानते हैं इस महीने में मुसलमान आम तौर पर बहुत सारे काम नहीं करता है, कर नहीं पाते, क्योंकि फास्टिंग की पोजीशन होती है, नमाजों को टाइम पर पढ़ना होता है। अच्छा, आप अगर नहीं जानते हमें तो कौन जानता है? आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं। हमें क्या पता नहीं होली कब आएगी, हमें क्या पता नहीं दिवाली कब आएगी, हमें क्या पता नहीं दशहरा कब आएगा। हम भारतीय हैं, तो इसी तरह हर हिंदू भाइयों को मालूम है कि रमज़ान किसको कहते हैं, रमज़ान में मोहब्बत कैसे होती है। मैं आपको सैकड़ों हिंदू भाई दिखा सकता हूं, आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से आ रहे, जो हिंदू भाई हैं मगर रोज़ा रख रहे हैं, क्योंकि मैं कहना चाहता हूं कि मोहब्बत पर किसी की हुकूमत नहीं है, मज़हब पर किसी की इजारादारी नहीं है। लेकिन इस महीने में भी हमें निकलना पड़ा, इस महीने में भी हम धरने में बैठने जा रहे पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से। जानते हैं क्यों? हम नौकरी की रिजर्वेशन मांगने के लिए इस महीने में नहीं निकल रहे हैं। हम मॉब लिंचिंग कितनी हुई इस देश में आप जानते हैं, किस बेदर्दी के साथ लोगों को मारा गया। अभी राजस्थान में इमरान नामी एक लड़के को पुलिस दबिश दी पकड़ने के लिए, और उसके 1 महीने के बच्चे के ऊपर बुट पहनकर पुलिस चढ़ गई और उस बच्चे का दम निकल गया। क्या ये क्या हो रहा है हमारे देश में? साधु संतों का देश, सूफियों का देश, ये कैसे कैसे लोगों का देश है। हम तो यहाँ पर इस देश में कुत्ते को टक्कर नहीं मारना चाहते हैं। हम तो इस देश में एक एक छोटे छोटे बच्चों को प्यार किया करते थे। मैं इस देश में अपने बचपने से रास्तों से गुजरा करता था, जब प्यास लगती थी
तो हम हिंदू भाई के गेट पे जाते थे और कहते थे माँ जी हमको पानी दीजिए, तो माँ जी अंदर बुलाती थी। मेरे साथ ये घटना गुजरा है, माँ जी ने मुझे अंदर बुलाया और सुनिए मैं टोपी पहने हुआ था, सुनिए मैं दाढ़ी तो नहीं निकली थी, छोटा था मैं उस वक्त, लेकिन टोपी कुर्ता पैजामा में था। एक हिंदू घर में मैं गया और मैंने दस्तक दी और मैंने कहा माँ जी मुझे प्यास लगी है, तो माँ जी कहने लगी बेटा खाली पानी नहीं पिलाऊंगी, तू अंदर आ, और फिर गुड़ खिलाती है मुझे और फिर पानी पिलाती है। हम इन संस्कृति को और इस तहजीब को इस देश से कभी मिटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह, कभी मिटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। आज हमें इसलिए निकलना पड़ा कि वक्फ की जमीनें, कितना दुष्प्रचार किया गया गोदी मीडिया की तरफ से, क्या आर्मी के बाद, रेलवे के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी जो है मुसलमानों के पास वक्फ की प्रॉपर्टी है। झूठ है, झूठ है, झूठ है। नहीं, जितनी मुसलमानों के पास वक्फ की प्रॉपर्टी पूरे भारत में है, मैं गौरव के साथ कह रहा हूं, प्राउड के साथ कह रहा हूं, उससे ज्यादा चैरिटी की प्रॉपर्टी हमारे हिंदू भाइयों के पास, पूरी से लेकर तिरुपति के मंदिर के पास उससे ज्यादा प्रॉपर्टी है जितनी प्रॉपर्टी हमारे पास है। हमें इस पे जलन नहीं है, हमें इस पे हसद नहीं है, बल्कि मैं प्राउड कर रहा हूं कि हमारे देश के हिंदू भाई कितने दयालु हैं, कितनी चैरिटी करते हैं कि वह हमसे ज्यादा उन्होंने चैरिटी की है। वक्फ की जमीनें, लोग कहते हैं कि जहां हाथ रख दो वही वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाएगी। आप बताइए, ये देश पढ़े लिखे का देश है, हमारे बच्चे जाके एप्पल कंपनी को संभाल रहे, हमारे बच्चे जाके गूगल को संभाल रहे, और उस देश में ऐसी मूर्खता की बात की जा रही है, ऐसी इलिटरेसी की बात की जा रही है, ऐसी नासमझ और पागलों जैसी बात की जा रही है कि जिस जगह पर हाथ रख दिया जाए वो वक्फ की जमीन हो जाएगी। आप जरा हमारे साथ चलिए, मैं विक्टोरिया पे हाथ रखने वाला हूं, आप ऐलान कर दीजिए आज से वक्फ की प्रॉपर्टी है। आप हमारे साथ चलिए जरा, मैं हावड़ा ब्रिज को लिपट जाना चाहता हूं आज पकड़ के, हावड़ा स्टेशन पे लेट जाना चाह रहा हूं मैं आज। क्या आप उसे वक्फ की प्रॉपर्टी करार देंगे? झूठ बोलने की भी सीमा होती है, मगर ये उनके लिए होती है जो गैरतमंद लोग होते हैं। जब आदमी बेगैरत होता है तो सच से उसको नफरत होती है, वो झूठ बोलता है। आज हमारे देश में झूठ परोसा जा रहा है, हमारे देश में झूठ खिलाया जा रहा है, हमारे छोटे छोटे बच्चों को झूठ बोल बोल कर तबाह किया जा रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, देश को बचा लीजिए, समाज को बचा लीजिए। हम आज है कल नहीं रहेंगे, ये देश रहेगा, देश को बचा लीजिए। ये देश कहां जा रहा है? ये देश कहां जा रहा है? ये छोटे छोटे बच्चे कहां जा रहे हैं? छोटे छोटे बच्चे रास्ते में घेर कर कहते हैं हमारे धर्म का नारा लगाओ। क्यों? आपका धर्म इतना सस्ता हो गया है कि आप लोगों को मारकर नारा लगवाएंगे? आपका धर्म इतना कमजोर हो गया है कि हमारी टोपी देखते ही आपको अपने धर्म के स्लोगन याद आते हैं? आप हमेशा अपने धर्म पे चलिए, हम हमेशा अपने धर्म पे चलेंगे। वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर दुष्प्रचार किया गया पूरे देश में, उसके बाद जेपीसी बनाएगी, जेपीसी का गठन हुआ। जेपीसी के गठन में इतना बड़ा घोटाला, डेमोक्रेसी की हत्या की गई। जगदम्बिका पाल साहब जो ऑनरेबल चेयरमैन हुआ करते थे जेपीसी के, बड़े सीनियर लीडर है, बड़े अच्छे स्वभाव के इंसान हैं, बड़ी मित्रता है उनके अंदर, मैं उनकी तारीफ करता हूं। मैं मिला हूं उनसे, उन्होंने बड़ा आदर सम्मान दिया, मैं उनका छोटा हूं, उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, और बड़े सीनियर लीडर हैं। आप जानते हैं कि एक दिन के लिए मुख्यमंत्री भी बने थे, लेकिन शायद वो कैरेक्टर उनका नहीं रहा जो आमतौर पर एक दिन के मुख्यमंत्री का कैरेक्टर हुआ करता है, जो आप लोगों ने देखा होगा, यूट्यूब में देख सकते हैं एक दिन के मुख्यमंत्री का क्या कैरेक्टर होता है। लेकिन वो बेचारे कर नहीं सके उतना बड़ा काम। लेकिन श्री जगदम्बिका पाल साहब एक दिन के लिए माननीय मुख्यमंत्री बनाए गए थे उत्तर प्रदेश में। उनकी अध्यक्षता में एक जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है। सबसे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पसल्ला बोर्ड के डेलीगेशन हमारे ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना शाह फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब, हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पसल्ला बोर्ड के माननीय और सम्मानीय अध्यक्ष हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब के आदेश पर एक डेलीगेशन गई थी, जिसमें मैं भी शामिल था। 23 अगस्त ऑन फ्राइडे दिल्ली में जाके श्री जगदम्बिका पाल साहब के घर पे हम मिले, उन्होंने हमारा बड़ा सम्मान किया, उसके लिए हम धन्यवाद भी कहते हैं और अपने देश की संस्कृति को सलाम भी करते हैं। उन्होंने बड़ा सम्मान किया, हमने पूरी बातें रखी। हमने कहा कि देखिए आप जेपीसी के माननीय अध्यक्ष बने हैं, इसके लिए आपका स्वागत है और आपको हम सम्मानित भी करना चाहते हैं। हम लोगों ने शॉल भी उड़ाए, फूल के गुलदस्ते भी दिए, और हमने कहा कि अत्याचार ख़त्म हो और आप एक अच्छी रिपोर्ट दीजिए, जिस रिपोर्ट में सभी को इंसाफ मिले और देश हमारा पीसफुल, सम्मानीय तौर पे पीसफुल रहे और शांतिपूर्ण तरीके से देश आगे बढ़े। उन्होंने सबों के सामने, मीडिया कर्मी भी थे, उन्होंने वादा किया हम पूरे इंसाफ के साथ काम करेंगे। लेकिन जब उन्होंने देश का दौरा शुरू किया तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि वक्फ के सिलसिले में स्टेक होल्डर हम हैं। वो हमसे तो बाद में पूछ रहे थे, पहले दूसरों से पूछ रहे थे। जाहिर सी बात है ये बात कुछ अच्छी नहीं लगती। अगर तिरुपति मंदिर का कोई मसला हो
तो आप मुझे बताइए, हमारे हिंदू भाइयों की राय ली जाएगी या हमारी राय ली जाएगी? हम तो कहेंगे भाई हम अपनी राय देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि हम वैलिड नहीं है वहां पर। हमारे हिंदू भाइयों से आप पूछिए, अगर क्रिश्चियन भाई का कोई इशू है तो आप क्रिश्चियन भाइयों से पूछिए, मुसलमानों का इशू है तो आप मुसलमानों से पूछेंगे। मगर पता नहीं क्या मजबूरियां थी, क्या दबाव थे, क्या प्रेशर थी, क्या पॉलिटिकल चाल थी, क्या उनको कहा गया था, क्या उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, क्या बाउंड्रीज थी और किस बाउंड्रीज पर वो काम कर रहे थे कि वो मुसलमानों से तो कम पूछ रहे थे, दूसरों से बहुत पूछ रहे थे। मुझे डर लगने लगा था वो जिस दरिया दिली के साथ लोगों से पूछ रहे थे कि मुझे लगा कि कहीं हमारी जेपीसी अब नेपाल का दौरा न कर ले। मुझे लग रहा था कि हमारी जेपीसी कहीं श्रीलंका न चली जाए, और मुझे डर लग रहा था कि भारत के मुसलमान नजर नहीं आ रहे कहीं पाकिस्तान न चले जाएंगे कराची में पूछने के लिए। और बांग्लादेश तो इसलिए नहीं जाएंगे कि हसीना बहन यहीं रहती है, तो उनसे घर में ही पूछ लेंगे बताओ क्या करना है। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की, उस रिपोर्ट में जो जो सजेशन दिए गए वो सारे सजेशन उड़ गए, वो सारे सजेशन का आता पता नहीं। ऐसा लगता है कि जेपीसी रिपोर्ट नहीं बना रही थी बल्कि बारिशों में कागज के पतंगे उड़ा रही थी कि जब उसके चिथड़े उड़ जाए। उन्होंने क्या रिपोर्ट दिया? रिपोर्ट वही दिया जो रिपोर्ट पहले तैयार थी। जब पहले ही सरकार ने रिपोर्ट तैयार किया था तो ये करोड़ रुपए देश के खर्च करने की जरूरत क्या थी? 5 स्टार होटलों में ठहराने की, जेपीसी मेंबरान को भेजने की, फ्लाइट के बिजनेस क्लास के खर्चे उठाने की, कभी पता नहीं कैसे कैसे खर्चे उठे। देश के टैक्स पेयर का पैसा गया है, और ये मैं बात एक एज ए टैक्स पेयर बोल रहा हूं। ये बात मैं पूरे जोरदार तरीके से, मैं टैक्स पेयर की हैसियत से बोल रहा हूं। मैं टैक्स पे करता हूं भारत का, मैं अपने सरकार को टैक्स देता हूं अपने देश को, और मुझे गौरव है टैक्स देने पर। मैं रहता हूं और हर आदमी को देना चाहिए, लेकिन इसी के साथ वो रिपोर्ट को सारे बदल दिए गए। हमें कुछ नहीं पता। आदरणीय नीतीश कुमार साहब ने जो कुछ हमसे कहा था कि हम ये सजेशन देने वाले, खुद उन्होंने मुझसे वादा किया, और उनके ऑनरेबल सीनियर मिनिस्टर आदरणीय श्री विजय कुमार चौधरी साहब ने मुझे फ़ोन पर आश्वासन दिया कि हमने बहुत कुछ चेंजेस किया है। हमें पता नहीं उस चेंजेस का क्या हुआ। आदरणीय श्री चंद्राबाबू नायडू साहब से हम मिलने गए थे आंध्र प्रदेश, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपको तकलीफ नहीं होगी। हमें पता नहीं उनके आश्वासन और उनके सजेशन और उनके सुझाव का क्या हुआ, क्योंकि फिजिकली अभी तक हमारे ऑनरेबल एमपीज़ के हाथों में वो रिपोर्ट की कॉपी नहीं दी गई है। हम आशा करते हैं और हमें आशा रखनी चाहिए, हम आशावादी लोग हैं कि भारतीय सरकार, भारत की माननीय सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और इस देश के माननीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी और भाजपा की सरकार और उनके अलायंसों से हम ये विनती करना चाहते हैं कि आप वक्फ की ज़मीनों को, जो हमारा अधिकार है, जो हमारे बुजुर्गों ने चैरिटी की है, हमने किसी से लिया नहीं है, ये बिलीवर्स की चैरिटी है जो हमारी अपनी है, जिसके तहत मस्जिद आती है, मदरसे आते हैं, खानकाहें आती है, दरगाह आते हैं, करबला आता है, सारे जितने कस्टम्स हैं हमारे यहाँ, उन सब की आइडेंटिटी इसके साथ जुड़ी हुई है। तो उसके प्रोटेक्शन को किया जाए, प्रोटेक्शन दिया जाए। वक्फ बोर्ड में करप्शन है, मुझे इससे इनकार नहीं है, हाईली करप्शन है, लेकिन उस करप्शन को रोकने का काम किसका है? सरकार का है। सरकार जिस तरह दूसरे डिपार्टमेंट में करप्शन को ख़त्म कर रही है, करप्शन एंटी करप्शन ब्यूरो को भेजती है, रंगे हाथों पकड़ती है, उसी तरह आप यहाँ भी रेड करवाइए, आप यहाँ भी पकड़िए, आप यहाँ भी मेंबरों को चुनने से पहले उनकी प्रॉपर्टी की अकाउंटेबिलिटी कराइए। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। सालन में नमक तेज है तो क्या पूरे देश को आप फेंक देंगे? आदमी के पाँव में चोट लगी है तो क्या टांग ही काट देंगे? अगर किसी घर में एक कोना जल गया तो क्या पूरा घर तोड़ देंगे? ये मुनासिब नहीं है। करप्शन को मिटाना, करप्शन के क्रिमिनल को, अपराधियों को पकड़ना, ये सरकार का काम है, और हमारे यहाँ इसके लिए पर्याप्त कानून मौजूद हैं। हमारे पास जो कानून है वो बहुत है इसके लिए, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, जिसके तहत सज़ा दी जाती है। लेकिन जिस कॉन्स्पिरेसी के तहत वक्फ कानून को वक्फ कानून लाकर हमारे वक्फ की ज़मीनों पर ख़तरा लाने की कोशिश की जा रही है, मैं उसके लिए आपके द्वारा, आप भाइयों के द्वारा, आप बहनों के द्वारा, पत्रकारों के द्वारा, ईमानदार मीडिया के द्वारा मैं ये विनती करता हूँ देशवासियों से, देश की सरकार से, कि हम इंसाफ के रास्ते पे चलें। और हम ये कहना चाहते हैं, ना हम किसी की ज़मीन दबाएं, न कोई हमारी दबाए। अगर हमारे पास किसी का है तो यकीनन उनको लेना चाहिए, इसलिए कि हम मुसलमान हैं और हम इस पर ईमान रखते हैं, बिलीव रखते हैं कि अगर किसी के 1 इंच ज़मीन भी दबाकर हम दुनिया से जाएंगे तो अल्लाह के यहाँ इसका बड़ा पनिश किया जाएगा, इसकी बड़ी पकड़ होगा।
हम मुसलमान हैं और हमारा धर्म और हमारा ईमान यह है कि हम किसी की ज़बरदस्ती कोई प्रॉपर्टी पे नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर पढ़ेंगे तो नमाज होगी ही नहीं। हमारी जिस जगह पे हमें नमाज पढ़नी है वो जगह डिस्प्यूटेड नहीं होनी चाहिए, वो जगह ऐसे लोग की नहीं होनी चाहिए जो इनकार कर रहा हो कि अब हमारी ज़मीन पर ना पढ़िए। हम बहुत सारे अपनी ज़िंदगी में इस छोटी सी उम्र में इस विशाल देश और अपने देश का भ्रमण हम करते रहते हैं। मेरी ज़िंदगियों में बहुत सारे मौके ऐसे आए कि जब नमाज का समय हुआ तो हमारे हिंदू भाइयों ने हमें जगह दी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप खुश हैं? उन्होंने कहा हम बहुत खुश हैं। हम जब तक नमाज़ पढ़ते रहे वो हाथ जोड़कर खड़े रहे, हमारी नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर एक मुसलमान की ज़मीन है और हम कहते हैं नमाज़ पढ़ेंगे और वो कहता है तुम नमाज़ नहीं पढ़ सकते हो, तो हम वहाँ नमाज़ नहीं पढ़ेंगे, इसलिए कि ज़बरदस्ती किसी की ज़मीन पर हमारी नमाज नहीं होगी। अब आप सोचिए कि जब हम ज़बरदस्ती नमाज हमारी नहीं होगी तो हम किसी की ज़मीन पर ज़बरदस्ती मस्जिद कैसे बना सकते हैं। रही बात मस्जिदों की प्रॉपर्टी के कागजात और पेपर, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा देश भारत 5 साल पहले नहीं बना है, ये 1000 साल पुराना है, 5000 साल पुराना है। इसकी परंपराएं हैं, इसकी हमारे जो आदिवासी लोग हैं ये 8-8 हज़ार साल की परंपरा है इनके पास। तो हमारे देश में भी 1-1 हज़ार साल पुरानी मस्जिद है। केरला में आप चले जाए, आप बड़ोदरा के गुजरात में चले जाए, कुछ 800 साल पुरानी है। दिल्ली की जामे मस्जिद 700 साल से ज़्यादा पुरानी मस्जिद है। तो इन मस्जिदों के पेपर डॉक्यूमेंट आप जानते हैं कि 100 साल पुरानी जगहों के डॉक्यूमेंट ढूंढने पड़ते हैं। तो इतना ही काफ़ी है कि लोग एक मस्जिद को मस्जिद देखकर पैदा हुए और मस्जिद देखते हुए जवान होकर दुनिया से चले गए। तो आप टीपू सुल्तान मस्जिद से जब गुजरेंगे तो हमारे देश का हर बच्चा कहेगा कि हम बस से जाते हैं तो यहाँ एक मस्जिद है। हम तिरुपति और पुरी की तरफ से अगर जाते हैं तो हम सब कहेंगे ये मंदिरों की जगह है। तो जगह तो कागज़ आज बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। कल लोगों के लिए कागज़ इंपॉर्टेंट नहीं थी, लोगों का वर्ड इंपॉर्टेंट था। लोगों का कैरेक्टर इतना अच्छा था कि ज़बान पर ज़मीन दे दिया करते थे, ज़बान पर लेन देन किया करते थे। हम उस महान देश के रहने वाले हैं, इसलिए अब हमें लगता है कि ख़तरा बहुत बढ़ गया है और वफ़ के ख़िलाफ़ कोई ब्लैक बिल काला कानून सरकार लाने की कोशिश कर रही है और हमें ये ख़तरा लग रहा है। और अगर ये कानून आया तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, हमारे लिए जीने मरने का सवाल हो जाएगा, हमारे लिए हमारे धर्मों पर चलना और अपनी ज़मीनों को बचाना और अपनी आने वाली नस्लों को इज़्ज़त के साथ रखने का सवाल पैदा हो जाएगा। इसलिए अब ज़रूरी हो गया है कि रमज़ान के महीने में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, जमात इस्लामी हिंद, जमीयतुल उलमाए हिंद, ऑल इंडिया बिल्ली काउंसिल और तबलीगी जमात और सुन्नी जमात और बरेलवी जमात और अहले हदीस जमात और शिया जमात और बोहरा जमात, ये तमाम जमातों को लेकर भारत के तमाम समुदाय को, तमाम कस्टम्स को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड एक मदर अम्ब्रेला है। उसने ये डिसीजन लिया है कि हम रमज़ान के महीने में 13 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर में एक पीसफुल पुरअमन धरना देकर लोकतंत्र तरीके से अपने सरकार को सचेत करेंगे कि महाशय आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, आपको ठीक करना चाहिए और ये हमारा अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। इसी के तहत हमारे कलकत्ते में सारे जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं, मुस्लिम लीडर्स हैं, मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस हैं, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके सारे फ्रंट लाइन के और टॉप क्लास के लोग आपको यहाँ पर बैठे हुए मिल रहे हैं, जिनका इंट्रोडक्शन और परिचय करवाया गया है। आप सब ने मिलकर ये तय किया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को मजबूत करने के लिए, उसकी आवाज़ से आवाज़ मिलाने के लिए और उसको शक्तिशाली करने के लिए 10 तारीख को यानी डे आफ्टर टुमारो, परसों, धर्मतल्ला की जो मेट्रो सिनेमा है उसके सामने जो मेट्रो चैनल है वहाँ दोपहर 12 बजे से लेकर शाम में 4 बजे तक, थोड़ा बहुत वक्त ऊपर नीचे हो सकता है, हम लोग एक पीसफुल तरीके से धरना देंगे और उस धरने के ज़रिए से हम अपने लोकतांत्रिक अधिकार के ज़रिए ये बताएंगे कि हम इससे खुश नहीं है। आशा करते हैं कि आप लोगों का पूरा सहयोग हमें मिलेगा, आपका आशीर्वाद मिलेगा, आपकी दुआएं मिलेंगी और मैं आपके ज़रिए ये अपील करना चाहता हूँ कलकत्ता शहर में कि कोने कोने से लोग निकलें और बड़े ही अमन पुरअमन तरीके से, बग़ैर शोर शराबा के, बग़ैर हंगामे के, बग़ैर कुछ इधर उधर की हरकत किए हुए, बिल्कुल खामोश तरीके से रोज़ा रखते हुए उस धरने में शामिल हों और बड़े पैमाने पर धरने से हम ये बताएं कि हम अपने देश के साथ हैं, देश के संविधान के साथ है, देश आगे बढ़ेगा और हमारा बंगाल आप सबके आशीर्वाद से ये एक बड़ा शांतिपूर्ण प्रदेश है, हम इसे और भी शांतिपूर्ण बनाने में सहयोग करेंगे, साथ देंगे। हम सरकार के भी शुक्रगुजार हैं कि बंगाल की सरकार ने इस शांति को बजाय रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए जो कुछ कदम उठाया है हम उसका समर्थन करते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने वक्फ कानून के, वक्फ बिल के खिलाफ असेंबली में जो रेजोल्यूशन पास किया उसके खिलाफ, उसके लिए भी आज के इस संवाददाता प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम धन्यवाद जनाते हैं और आगे भी उनसे सहयोग की आशा करते हैं और ये उनसे अपील करते हैं, ये उनसे गुजारिश करते हैं
कि जिस दिन भी वक्फ बिल को पार्लियामेंट में टेबल किया जाए और उस पर वोटिंग मांगी जाए तो हम उम्मीद करते हैं कि ऑनरेबल हमारी जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं, दीदी हमारी ममता बनर्जी साहिबा, उनसे हम अपील करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे विनती करते हैं कि वो अपने सारे एमपीज़ को ये इंस्ट्रक्शन दे कि जब बिल पार्लियामेंट में आए तो बाइकॉट नहीं करना है बल्कि खड़े होकर उस बिल को अपोज करना है। ये भी हम आपके माध्यम से अपील करते हैं और शांति की अपील करते हैं। रमज़ान के महीने में हम तमाम मुसलमानों से ये दुआ की दरख्वास्त करते हैं कि आप ये दुआ कीजिए कि हिंदुस्तान हमारा खुशहाल रहे, पावरफुल रहे और हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान भाई, हिंदू भाई, सारे ज़ात बरादरी के लोग अमन व मोहब्बत और प्यार से रहे, कोई किसी के ऊपर अत्याचार न करे और ना अत्याचार सहे ना अत्याचार करे। उम्मीद करता हूं कि आप सब पूरा सहयोग फरमाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने जो कुछ अर्ज़ किया है, मैं चाहता हूं कि हमारे जितने मिली तंजीमें यहाँ मौजूद हैं सब हाथ उठाकर एक बार तायद फरमा दें कि इन बातों के साथ